हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं। यह 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति है जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्कूली व उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके व एमफिल तक में बहुत कुछ बदलाव आया है। अब देखना ये है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर कैसा फ़र्क पड़ेगा। तो इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा से लेकर कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से भी जोड़ा जाए। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ते आए हैं, पर नई शिक्षा नीति के तहत ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। इन्हें अब बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये आपके सहायक पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। भारत में अभी तक 1986 शिक्षा नीति के नाम से एक शिक्षा नीति लागू की गई थी। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 ढांचे की संरचना को अपनाया। तो 1986 के बाद पहली बार व्यापक शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। तो इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कैबिनेट बैठक के दौरान शिक्षा क्षेत्र में बड़े अहम बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और अभी तक हमारे देश में क्या होता था, स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 की तरह ही चलता था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से लेकर 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से विषय चुनने की आज़ादी मिल जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो अब क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज, इसमें पहले 3 साल तक बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल तक बच्चे कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। प्रीपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई की जाएगी और इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अंतर्गत 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चों को लिया जाएगा। फिर मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी तथा इसमें 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। फिर सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाएगा और इसमें विषयों को चुनने की आज़ादी मिलेगी। इसमें बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा व अपसारी चिंतन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अब जो है शिक्षा नीति इसी फॉर्मूले पे चलेगी। अब 10+2 का फॉर्मूला समाप्त कर दिया गया है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च। तो नई शिक्षा नीति के द्वारा सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% ही शिक्षा पर व्यय हो रहा है। तो ये अब बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव है कि शिक्षा पर जो होगा वो 6% खर्च होगा जीडीपी का। एचआरडी अब शिक्षा मंत्रालय। तो करीब 34 साल पहले 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के नाम को बदलकर इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी कर दिया था।
नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार अब एचआरडी मंत्रालय ही शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। उच्च शिक्षा में सुधार, तो उच्च शिक्षा में भी बहुत सुधार किया हुआ है, यानी अब रिसर्च में जाने वालों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया गया है, यानी 3 साल डिग्री के साथ ही वो 1 साल का एमए करके अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद वो सीधे पीएचडी में जा सकते हैं, सीधे वो पीएचडी में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में अब एमफिल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पूरी तरह समाप्त करने की बात एमफिल को कही गई है, तो उच्च शिक्षा में ये बहुत ही बड़ा सुधार माना जा रहा। मल्टीपल एंट्री व एग्जिट, यानी अभी तक क्या होता था कि घर में हमारे शादी या विवाह या किसी के बीमार होने पर किसी की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में यह बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कारणवश पढ़ाई बीच सेमेस्टर में छूट जाती है तो इसे मल्टीपल एंट्री व एग्जिट के तहत आप पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही 2, 3 और 4 साल के 2 अलग अलग तरह के डिग्री कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इसमें नौकरी करने वालों के लिए 3 साल का कोर्स, जबकि रिसर्च में रुचि रखने वालों के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो मल्टीपल एंट्री व एग्जिट के द्वारा आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप जो बीच में कोर्स या सेमेस्टर की परीक्षाएं अब छोड़ चुके थे उनको आप दोबारा वापस शुरू कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षण के लिए सिंगल रेगुलेटर यानी एकल नियामक का प्रावधान किया गया है। तो सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी व ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE को ख़त्म करके इसकी जगह नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी NHERA का गठन किया है। अब क्या होगा कि हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटर काम करेगा। यूजीसी को भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हाँ, ये लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर किया जाएगा। NRF की स्थापना, यूएस की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर अब हम NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें साइंस ही नहीं बल्कि सोशल साइंस भी होगा। ये शिक्षा के साथ साथ छात्रों को रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी करेगा। तो NRF की स्थापना क्यों की गई है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के अलावा भी फाइनेंसिंग में भी ये मदद करेगा। टीचर लर्निंग व असेसमेंट को बढ़ावा, तो शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा और तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी पर बहुत अधिक जोर दिया जाएगा और इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आदि योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। कोर्सेज, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त अब 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज होगा। इसका उद्देश्य यह है कि वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और इसका लक्ष्य रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ावा देना है। 8 जो अन्य भाषाएं हैं उनमें भी अब कोर्सेज लागू कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का प्रावधान किया गया है। तो NEP के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें वह हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा आयोजित करवा सकता है।
5वीं कक्षा तक मातृभाषा अनिवार्य। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता पर बल दिया जाए और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया जाए जो बच्चों के घर की भाषा को समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई पड़ती है, इसलिए 1ली से 5वीं तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। तो उसमें मातृभाषा का होना बहुत ही अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा का भार कम करना। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया गया है, यानी जो उसका बोझ था उसको कम कर दिया गया है। जैसे साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसको 2 भागों, एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और दूसरा व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाएगा। अब बोर्ड परीक्षा में विशेष जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि बच्चों में जो रटने की प्रवृत्ति हो गई है वो खत्म हो जाए। NEP 2020 में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक परीक्षा कब होगी, सेमेस्टर परीक्षाएं कब लागू की जाएंगी, व मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है। समग्र मूल्यांकन पर बल। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को भी महत्व प्रदान किया जाएगा। जैसे आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक कार्य किया है तो अब इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में भी जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का विकास हो पाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर दिया जाएगा और मूल्यांकन का जो स्तर होगा वो 3 तरीके से होगा। एक, छात्र स्वयं करेगा और दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरा शिक्षक करेगा। तो समग्र मूल्यांकन पर विशेष तरीके से बल दिया जाएगा और उनका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देना। NEP 2020 के अनुसार अब 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक बच्चों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी किया जाएगा। यदि आपकी रुचि अगर म्यूज़िक में है या आर्ट्स में है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा और नई शिक्षा नीति जो है वो बेरोजगारी तैयार नहीं करवाएगी, बल्कि स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के लिए जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के विकल्प भी दिए जाएंगे। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन। NEP 2020 के अनुसार अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप उस विषय के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब इस स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं दिया जाएगा। पहले जैसे आप स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना होता था, अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।